नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो एफटीए की बातचीत चल रही है उसमें एक न्यू डेवलपमेंट अब सामने आई है। इस डेवलपमेंट में यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि जब तक इंडिया WTO प्लस एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा तब तक वो ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को आगे नहीं बढ़ाने वाला है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ ही दिन पहले डेवलपमेंट सामने आई थी। यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन जो बातचीत कर रहा है ट्रेड एग्रीमेंट की, उसमें एडेड वैल्यू लिंक्ड है WTO प्लस तत्वों के समावेश के साथ। लेकिन इंडिया ने कभी भी एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते WTO प्लस एग्रीमेंट के लिए हाँ नहीं कहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये WTO प्लस क्या चीज है और इंडिया ने इस यूरोपियन यूनियन की डिमांड को लेकर क्या रिप्लाई किया है उसको भी समझेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। नाउ यूरोपियन यूनियन की जो डिमांड है ये ट्रेड के लिए टेक्निकल बैरियर्स पर ड्राफ्ट चैप्टर के अनुसार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की कमिटमेंट से अधिक है। मतलब ये वाली डिमांड जो हमारी कमिटमेंट है WTO उनसे बहुत ज्यादा है। TBT को समझे तो ये एक ऐसी मैंडेटरी टेक्निकल रेगुलेशंस होती है जो स्पेसिफाई करती है हर चीज का साइज, डिजाइन, शेप, लेबलिंग, पैकेजिंग कैसा होना चाहिए। जो चीजें इंडिया यूरोपियन यूनियन की तरफ भेजेगा उसका साइज, शेप, डिजाइन, लेबलिंग ये सब फंक्शनलिटी और परफॉर्मेंस के रूप में होनी चाहिए। ये सारा मामला कहीं ना कहीं WTO प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स ने कहा कि अगर इस एग्रीमेंट की बातचीत को आगे बढ़ाना है तो इंडिया को WTO प्लस के एलिमेंट्स ऊपर हाँ करनी होगी। अब ये WTO प्लस बेसिकली क्या है? WTO प्लस एक ऐसा ऑब्लिगेशन है जो आमतौर पर होने वाले मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स है उनमें की जाने वाली कमिटमेंट से थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ जाता है। यूएस एंड यूरोपियन यूनियन इन्वेस्टमेंट, लेबर, एनवायरमेंट, IPR जैसे क्षेत्र में WTO प्लस प्रोविजंस के प्राइमरी प्रोपोनेंट्स रहे हैं। इन चीजों को लेकर डेवलपिंग कंट्रीज काफी रिलैक्सेशन देती है और ये ऐसे क्षेत्र है जिन पर विकासशील देश WTO की बातचीत के दौरान रेजिस्ट करती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया इस WTO प्लस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा? तो देखो, TBT क्रूशियल रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड केमिकल सेक्टर में जो 30% टोटल इंडियाज एक्सपोर्ट टू द यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। अगर हम इसमें साइन कर देते हैं तो यूरोपियन यूनियन मार्केट तक पहुंचने के लिए टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड केमिकल जैसे सेक्टर में इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए कंप्लायंट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यूरोपियन यूनियन का ये प्रपोजल म्यूचुअल रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड के लिए प्रोवाइड नहीं करता है। इसका मतलब है कि इंडियन प्रोडक्ट्स को एग्रीमेंट के बाद भी मार्केट तक पहुंचने के लिए बैरियर्स का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर इस एग्रीमेंट को साइन ही क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन फिर भी इस तरह की हरकतें करेगा इंडिया के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएगा, रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। उसके बावजूद भी इस एग्रीमेंट को साइन करने का फायदा इंडिया को क्या होने वाला है? इंडिया की जो नेगोशिएटिंग टीम है उसमें अनुराधा आरवी जो पार्टनर है एट क्लोरस लॉ एसोसिएट, उन्होंने कहा कि इंडिया को बेनिफिट तब होगा अगर यूरोपियन यूनियन रिकॉग्नाइज करता है इंडिया के स्टैंडर्ड को अपनी मार्केट में, अदरवाइज इंडियन एक्सपोर्टर्स टेक्निकल बैरियर्स को फेस करते रहेंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि दोबारा इसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है कि आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं। यूरोपियन यूनियन की डिमांड खत्म नहीं हुई थी, फिर एक और डिमांड ऐड कर दी। यूरोपियन यूनियन सप्लायर्स डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी के लिए भी पुश कर रहा है। एक सेल्फ डिक्लेरेशन जिसके द्वारा एक सप्लायर अपने कस्टमर को उसके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली वस्तुओं के ओरिजिनेटिंग स्टेटस के बारे में जानकारी देता है। जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, लेबर का इस्तेमाल किया, इसका ओरिजिनेटिंग स्टेटस क्या है, ये सभी जानकारी देनी होगी। तो इंडिया ने इस चीज को लेकर भी ऑब्जेक्ट किया। अनुराधा आरवी ने कहा कि ये प्रोसेस बुरा प्रोसेस नहीं है, एक तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फिर से कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ा देगा। अंडरटेकिंग SDOC इंडियन एंटिटी को एक रोबस्ट टेस्टिंग मैकेनिज्म और इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन के लिए टेस्टिंग रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता है। और विश्वजीत दार प्रोफेसर है, उन्होंने भी ये कहा कि ये जो WTO प्लस के प्रोविजंस है इसमें जो यूरोपियन यूनियन की डिमांड है, आप एक तरीके से ये डिमांड कर रहे हैं कि 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड किया जाए, इनके स्टैंडर्ड को इंक्लूड किया जाए, जैसे कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन वगैरह। लेकिन इन्होंने साफ कह दिया कि अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस के स्टैंडर्ड को हमें मानना पड़ जाएगा तो फिर से इंडिया के लिए कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उस केस में एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी हम लोग भले ही यूरोपियन यूनियन के मार्केट को एक्सेस करें या ना करें, कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। और WTO के जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होते हैं वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को मेंशन नहीं करते हैं। ये केवल यूरोपियन यूनियन ही है जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के स्टैंडर्ड को कंफर्म करने के लिए हमें पुश कर रहा है। अब पिछले महीने की ही बात है, यूरोपियन यूनियन ने करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की डिमांड करी थी इंडिया से। आप लोग जानते होंगे इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को लेकर यहाँ पे ओनली पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ करी जाती है। इसमें इन्होंने कहा करंट अकाउंट के ऊपर और कैपिटल अकाउंट दोनों के ऊपर कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी की मांग करी थी। इंडिया ने तब भी कहा था कि WTO को करेंसी की फ्री कन्वर्टेबिलिटी की आवश्यकता नहीं है और ये जो पूरा एजेंडा है ये इंडिया का सोरेन डिसीजन है
है कि हमें करेंसी कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ करना है या नहीं। इसमें यूरोपियन यूनियन इस मुद्दे को एफटीए की बातचीत में किस लिए लेकर आ रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो दोनों के बीच फिर से बातचीत होगी, तब पता चलेगा कि इंडिया क्या डिसीजन लेता है। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।